हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल लियांस कंपटीशन में स्वागत करता हूं और उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है जो एक कंपटीशन के दौर में अपनी तैयारी को एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हमारे कंपटीशन लियांस कंपटीशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा पढ़ेंगे। जहां से कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। उससे पहले हम लोग थ्योरी को बढ़िया से पढ़ते हैं और उसके बाद से जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको भी मैं कराने वाला हूं। और आप चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका थंबनेल है। ठीक है, और इस पे सारी चीजें क्या हम लोग पढ़ेंगे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा लेसन का नाम है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और अब आगे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे और उसको शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है हम लोग का आज का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन, पहला पॉइंट क्या है हम लोग का परिवर्तन मेनली दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिवर्तन तो वैसे बहुत सारी चीजों में किया जाता है। ठीक है, जैसे अपने पढ़ाई को ही लेके परिवर्तन कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारी चीजें जीवन में उतार चढ़ाव आती हैं, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन जो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो परिवर्तन यहाँ पे हम लोग जो हम लोग के एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन जो होता है परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन दो प्रकार के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिवर्तन दो प्रकार के हमारे पास होंगे। ठीक है, तो एक होगा भौतिक परिवर्तन। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, दूसरा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ये हमारा होता है केमिकल चेंज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चेंज मीन्स परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन दो प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फिजिकल चेंज। सबसे पहले इस भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग जानते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक, यह क्या होता है? अस्थायी अभिक्रिया होती है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, यह उत्क्रमणीय होता है। यह कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। ठीक, उत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि ये दोनों दिशाओं में क्रिया होती है। जैसे दोनों दिशाओं में होने का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ले कि अगर बर्फ है तो बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा, अब पानी को फिर हिमीकरण करेंगे हम लोग पानी का, तो फिर क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो यह क्या हुआ हमारा? दोनों दिशाओं में, मतलब ऐसा पदार्थ जिससे हम कोई वस्तु बनाए, ठीक, दूसरा पदार्थ बनाए, फिर वह दूसरा पदार्थ पहले पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन का गुण है उसमें। ठीक है, तो ये समझ गए। अब उसके बाद जो तीसरी बात आती है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात को हम लोग समझते हैं
कि इसमें क्या होता है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। वही बात, पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर लिया जाता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, रासायनिक संगठन एवं जो होता है एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है भौतिक परिवर्तन में, यह क्या होता है, इसमें नया पदार्थ, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, नहीं बनता, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यह एक अस्थायी है, अस्थायी होता है, ठीक है, अस्थायी होता है। तीसरी बात क्या होता है कि यह उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब कि दोनों दिशाओं में ये क्रिया होता है, ठीक है, दोनों दिशा में ये क्रिया होता है। मतलब पहले पदार्थ जो रहा होगा, ठीक, पहले पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना, दूसरे पदार्थ से फिर पहला पदार्थ बन जाए, वो क्या कहलाएगा, भौतिक में आएगा, ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों दिशा में क्रिया होगा। अब चौथी बात क्या है कि प्रारंभिक पदार्थ को देखिए पुनः, ठीक है, प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते, पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बात भौतिक परिवर्तन में कि इसकी रासायनिक संगठन और आणविक संरचना जो होती है क्या होती है, नहीं बदलती है, ठीक। रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना नहीं बदलता है, ठीक है, नहीं बदलता, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग ये 5 विशेष बातें जान गए। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, यह एक अस्थायी होता है, ठीक, मतलब दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। उत्क्रमणीय, यह दोनों दिशाओं में होता है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, रासायनिक संगठन और आणविक संरचना नहीं बदलती है। अब इसका एक छोटा सा डिफिनेशन जो आपको एकदम समझ में आएगा और उसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रंग आकार अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग आकार अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इसको डिफिनेशन के माध्यम से, ठीक है। देखिए भौतिक परिवर्तन को समझ रहे हैं, ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को बदल देते हैं, ठीक, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को बदल देते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, उदाहरण इसके, ठीक है, इसके उदाहरण क्या होंगे, देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इस उदाहरण को समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण में देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या उदाहरण इसका पढ़ रहे हैं, बर्फ, ठीक। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह लगा लेते हैं, ये हो गया जल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह बना लेते हैं, ये होता है हमारा भाप, भाप का ये या वाष्प, ठीक है, वाष्प, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उष्मा अगर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उष्मा अगर दे रहे हैं, यहाँ पे उष्मा
दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे उष्मा, ठीक है, उष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे उष्मा क्या कर रहे हैं, देखिए इन दोनों का आगे मतलब मैं समझाऊंगा कि ये प्लस, अगर प्लस उष्मा लिखा है तो यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए है, अब माइनस उष्मा लिखा है तो यह उष्मा शोषी के लिए, मतलब उष्मा क्षेपी का मतलब ये होता है कि जो उष्मा का उत्सर्जन करता है, अब माइनस उष्मा लिखा हो तो वहां पे उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, उष्मा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं माइनस उष्मा, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे बर्फ है तो बर्फ से हम लोग क्या बना लेंगे, बर्फ है, अगर यहाँ पे बर्फ पे हिमीकरण मतलब हिमीकरण करेंगे तो अब जल पे अगर हिमीकरण करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन बर्फ पे जब हम क्वथनांक देंगे, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, भाप में मतलब वो किस में हो जाएगा, जल में, और जल पे जब क्वथनांक करेंगे तो ये भाप में परिवर्तित होगा। समझ में आया, मतलब सीधा सा बात है कि अगर बर्फ को हम उष्मा देते हैं तो वह जल बन जाएगा, अगर जल को उष्मा देंगे तो भाप बन जाएगा, अगर भाप से हम लोग उष्मा अवशोषित कर रहे हैं तो जल बनेगा, और जल को अगर उष्मा अवशोषण कर रहे हैं तो बर्फ बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ बर्फ का गलना, सबसे पहले यहाँ पे बर्फ का गलना मतलब जल का बनना, जल का बनना, जल का बनना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पानी का जमना, मतलब पानी का जमना का क्या होगा, हिमीकरण होगा, क्या होगा, हिमीकरण होगा, हिमीकरण, ठीक है। आज पानी का वाष्प बनना, पानी वाष्प कब बनेगा, जब उसका क्वथनांक बढ़ेगा, मतलब उष्मा दे देंगे, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक मतलब जब हम उस पे क्या करेंगे, उष्मा दे देंगे तो वह पानी जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा और एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है, और इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बर्फ का बनना, पानी का जमना, पानी का वाष्प बनना, ये सभी आप जान गए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बल्ब का जलना, ठीक है, बल्ब का जलना, ठीक है ना, या चमकना, ठीक है। दूसरी बात मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती या बर्फ, ठीक है, मोमबत्ती या बर्फ का पिघलना, ठीक है, मोमबत्ती या बर्फ का पिघलना, ठीक है। और उसके बाद से लकड़ी व कागज का क्या होना, फाड़ना या काटना, या लकड़ी को देखिए, लकड़ी को अगर काट देंगे तभी भी वो लकड़ी ही रहेगा, ठीक, लेकिन अब छोटा लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। एक बड़े से लकड़ी के गुट्ठे को काटते हैं तो छोटे छोटे भागों में भी विभक्त हो जाता है। एक कागज आपके पास पेपर है, उसको फाड़ देंगे तो दो छोटे छोटे पेपर हो जाएंगे, क्या उसके संरचना में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया, ठीक है। उसके संगठन में कोई परिवर्तन, वो फाड़ दिए तभी भी कागज कह रहे हैं, काट दिए तभी भी लकड़ी कह रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो तीसरा क्या है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी वह क्या, कागज को काटना या फाड़ना, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, यहाँ पे ये सारे एग्जांपल समझ गए। जैसे पदार्थ का चुंबकन का मतलब ये होगा कि जब चुंबक पदार्थ को, लोहा को, इस्पात को, जो भी है उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंजेस आता है, नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वह अस्थायी भी नहीं रहता है, उसको हम फिर दोबारा क्या करते हैं, फोर्स लगा के अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पदार्थ का
चुंबकन, ठीक है, पदार्थ का चुंबकन, ठीक है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसके अलावा जो एग्जाम्पल होंगे उसको जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखिए भौतिक परिवर्तन का मैं एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है, जैसे आइसक्रीम का जमना, कैंडी का जमना, ठीक है, लकड़ी व कागज को काटना या फाड़ना, ठीक है, विद्युत बल्ब का जलना या बल्ब का जलना या बल्ब का चमकना, ठीक है, पदार्थ का चुंबकन, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, ये सारे चीज, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, जलना नहीं, पिघलना, ये भी क्या है, सब भौतिक परिवर्तन में आते हैं। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए, अब आता है रासायनिक परिवर्तन। अब क्या आता है, रासायनिक, इसको समझेंगे थोड़ा सा पहले, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज का मतलब रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग के पास क्या है कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसको समझ लेते हैं कि जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं सिर्फ उसी का अपोजिट करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब नए पदार्थ बनते हैं। सबसे पहली बात, नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, एक बार बन गया दोबारा वो टूटने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें अस्थायी होता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। तीसरी बात क्या होता है कि यह अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय, मतलब एक दिशा में होता है। एक बार जब किसी पदार्थ से, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के एक नए पदार्थ का निर्माण जब हो जाता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुक्रमणीय का मतलब एक बार पदार्थ का निर्माण हुआ, उसके बाद से दोबारा वह अपने पुनः अवस्था में नहीं आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे नए पदार्थ बनते हैं, अस्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, मतलब एक ही दिशा में होता है। किसमें होता है, एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है। अब देखते हैं चौथी बात। देखिए भौतिक परिवर्तन में हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसमें प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें पदार्थ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बातें होंगे। अब इसका हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक संगठन, देखिए यहाँ पे लिखा है पदार्थ के रासायनिक संगठन, ठीक है, रासायनिक संगठन एवं गुणों, ठीक, गुणों को भी बदल देते हैं, गुणों को भी बदल देते हैं, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा प्रिय दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ गए। अब हम लोग आगे इसकी एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल ये होगा क्या कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना,
कागज व लकड़ी का जलना, ठीक है, मैग्नीशियम तार का जलना, ठीक है, कोयले का वायु में जलना, ठीक, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं कि और एग्जाम्पल क्या क्या रासायनिक परिवर्तन के होंगे, ठीक है। जैसे दहन, तो दहन में, जैसे दहन में कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना, ये भी एक प्रकार का दहन हो जाएगा, ठीक है। एलपीजी का दहन, ठीक है, एलपीजी का भी दहन होगा, ठीक है, ये दहन में हो जाएंगे, ठीक। जैसे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, हवा में चांदी के बर्तनों पे, चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन होगा। भोजन का हमारे पेट में पेट में भोजन का पचना, ठीक है, चाहे भोजन का पचना भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए इनको समझ गए होंगे, आइए लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना, ठीक है, उसके बाद से कागज, कागज वह पेपर, पेपर का जलना, का जलना, ठीक है। उसके बाद से लकड़ी, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक है। उसके बाद से लकड़ी का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना, तार का जलना, जलना, ठीक है। उसके बाद से कोयले का, कोयले का वायु में जलना, जलना, ठीक है। उसके बाद से कोयले का वायु में जलना। उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं, जैसे एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन, दहन, ठीक है। उसके बाद से जैसे दूध का फटना, ठीक, या दूध से, ठीक, दूध से दही, दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक है, ठीक है। या दूध का स्कंदन होना, दूध से हम पनीर भी तो बना लेते हैं, तो दूध का फटना, ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, चाहे दही का जमना, ये भी क्या है, सब रासायनिक परिवर्तन है। दहन में आप समझ गए, जंग का लगना मतलब लोहे पे जंग लगना, लोहा संक्षारित हो जाना, लोहे पे जंग लगना। और दूसरी बात, हवा में चांदी के बर्तनों पे, चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको भी लिख लेते हैं, हवा में, हवा में चांदी, चांदी के बर्तनों, चांदी के बर्तनों का काला, काला होना, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है। देखिए इतना सारा एग्जाम्पल आपके पास एक ही पास मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है, लिखना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना, कागज व पेपर का जलना, लकड़ी व कागज का, लकड़ी का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना, कोयले का वायु में जलना, एलपीजी का दहन, ठीक है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ठीक है। दूध का फटना, ठीक है, दूध का फटना, दूध से दही बनाना, दूध का स्कंदन भी लिख लीजिएगा, दूध का स्कंदन, स्कंदन मतलब दूध से कुछ और चीजें भी तो बना लेते हैं, पनीर वगैरह, ठीक। दहन, ठीक है, जंग का लगना, ये सारे क्या है। इसमें विशेष करके इसमें एक बात इंपॉर्टेंट तरीके नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके, कि इसमें दो चीजें तो एकदम विशेष रूप से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि संगठन जो होता है, संगठन अगुणों को भी बदल देता है, ठीक। मतलब जो क्रिया हम लोग अभिक्रिया करते हैं, जो इसके प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, इसके पदार्थ के जो नए पदार्थ बनते हैं, उस नए पदार्थ के संगठन और मूल गुण को भी क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल को पढ़ लिए।
ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उस नए पदार्थ का जो रासायनिक संगठन होता है वह पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है, तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यही बात आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे A प्लस बी, ठीक है, इससे एक नए पदार्थ का निर्माण किए AB, ठीक, तो जो ये पहला पदार्थ था इसकी जो आणविक संरचना थी या संगठन था, अब इस वाले पदार्थ की अपेक्षा क्या होगा, इस दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना और अभिलक्षण करना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, जब कोई पदार्थ क्या होता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन ला देता है तब वह रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। ताप में परिवर्तन तभी भी हो जाएगा, रंग में परिवर्तन तभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, गैस का निकलना तभी भी होगा। अब यहाँ पे हम लोग अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब मैग्नीशियम का दहन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब मैग्नीशियम का दहन। अब मैग्नीशियम के दहन को हम लोग क्या करेंगे कि इसका लिख लेते हैं एक रिएक्शन, मैग्नीशियम का दहन क्या होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का दहन या जलना, ठीक है। इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का दहन, ठीक। तो यहाँ पे 2Mg, ठीक है, प्लस O2 का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। यहाँ पे देखिए सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। यौगिक जो प्राप्त हुआ है उसमें और जो तत्व है उसमें सभी के क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन कंप्लीट हो गया। अब ताप में परिवर्तन, ठीक है, ताप में परिवर्तन जो होगा, तो ताप में परिवर्तन के लिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है, H2SO, ये देखिए बड़ा होगा, SO4 प्लस जेडियम के साथ जब इसका क्रिया होगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस H2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। रंग में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वह नीला होता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन को हम लोग लेंगे और यहाँ पे एक रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका एक रिएक्शन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, का एक विलयन फेरस के साथ इसका एक क्रिया होगा, ठीक है, और उसके बाद ये प्राप्त होगा फेरस सल्फेट, ठीक है, और ये बाहर जाएगा जिंक, ठीक, कॉपर, ठीक है, क्या जाएगा बाहर, कॉपर जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बाहर जा रहा है, कॉपर, ठीक है, कॉपर इसको विस्थापित। अब देखिए गैस का निकलना, तो गैस का निकलना मतलब रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, जिंक, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, और यहां से हमें प्राप्त होगा जिंक सल्फेट, ठीक है,
प्लस क्या प्राप्त होगा, H2। एक बार इसको चेक कर लेंगे बैलेंस है कि नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका, जैसे इसमें क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन दे देगा, ठीक है। जैसे कोई भी अवस्था अपनी अवस्था को कैसे बदल रहा है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद से ताप में परिवर्तन अगर कहेगा तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के साथ क्रिया करा देंगे तो जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से रंग में परिवर्तन, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीला होता है, उसके साथ क्रिया फेरस के साथ क्रिया करा देने पे ये हरे रंग का हो जाता है, ठीक है। गैस का निर्माण, ठीक है, गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन, ये क्या होगा, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक साथ क्रिया जब कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई नजर आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होता है इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखेंगे यहाँ पे रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। रासायनिक समीकरण में हम लोग रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उनका हम प्रतीक चिन्ह लिखते हैं, उसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं, तब जाके हमें प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम, क्या दिया है, मैग्नीशियम, 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 ठीक है। अब प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। तो इसी को हम लोग किसके रूप में लिख देते हैं, प्रतीक चिन्ह के रूप में, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है MgU, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर देते हैं तो 2MgU मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब इससे पहले जो हम लोग लिखे थे मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2, ठीक है, और मैग्नीशियम जाए MgO, तो अब इसको हम लोग बैलेंस भी कर दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन बैलेंस हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, ठीक है, जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखने की दो विधियां हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि दोनों तरफ के जो पदार्थ होते हैं, जो यौगिक होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, एकदम बैलेंस कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तब जाके वो संतुलित समीकरण कहलाता है। अगर दोनों तरफ के अणु, परमाणु, आयन या यौगिक बराबर नहीं होंगे तो वह क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। संतुलित का मतलब कि जिसमें परमाणु, अणु, आयनों की संख्या को क्या कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है, वो क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और जिसमें ये सारी चीजें बराबर नहीं होंगी वो क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के यहाँ पे समझ लेते हैं, देखते हैं, ठीक। कह रहा है कि ऐसे समीकरण जिनके अभिकारकों वह उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान हो। अभी कुछ देर पहले मैं बताया कि परमाणु, अणु, आयन, ठीक, इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या हो कि दोनों तरफ आयनों, यौगिकों, परमाणुओं और तत्वों की संख्या क्या हो, समान होनी चाहिए, अभिकारक और उत्पाद, तब जाकर वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देखिए कि Mg
प्लस O2 इक्वल टू दे दिया MgO। क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 mg लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे O2 है, एकदम बैलेंस हो गया बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इधर 2 तत्व मैग्नीशियम के, इधर भी 2 तत्व मैग्नीशियम के, यहाँ पे दो तत्व ऑक्सीजन के, यहाँ पे भी 2 तत्व ऑक्सीजन के। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब देखते हैं, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, असंतुलित रासायनिक। अब इसमें क्या होगा कि तत्वों की संख्या क्या होगी? अभिकारक उत्पाद दोनों तत्वों की संख्या क्या होगी? बराबर नहीं होगी। तो सीधा संख्या क्या लाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में ये दिया है आपको, ठीक है। क्या दिया है? प्राप्त है आपको, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, इसीलिए क्या है? अनबैलेंस्ड है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसलिए कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु अणु आयन का न तो उत्सर्जन होता है, न तो उत्पत्ति होती है, न ही उत्सर्जन होता है, न ही विनाश होता है, ठीक। इसलिए हम अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? संतुलित कर लेते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया कि जब क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो ऊर्जा का, न तो परमाणु न ही उनके ऊर्जा का, उष्मा का, ऊर्जा का क्या होता है? हास्य होता है, ना ही वो प्राप्त होता है, ना ही वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकार को वह उत्पादों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है किसी, ठीक है, किसी भी हाँ, तो यहाँ पे देखिए समझिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बस यहाँ पे यही नियम लागू होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम में कहा गया है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही उसका, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। वही नियम यहाँ पे भी कार्य करता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, जिसके वजह से ना अभिकारक में ना उत्पाद में ऊर्जा क्या होती है? संचित रहती है। ये तत्व क्या होते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? इनका विनाश नहीं होता है, ये विघटित नहीं होते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे इसमें देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है, इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकार को वह उत्पादों में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यही बात मैं समझाने वाला था आपको कि जो भी रिएक्शन अभिक्रिया होगी उसमें न तो ऊर्जा, देखिए न तो द्रव्यमान का, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है। यही बात आपको पॉइंट याद रखना है कि क्यों संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसीलिए
जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको बैलेंस किया जाता है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उनका विनाश होता है, इसलिए अभिक्रिया को हम लोग को क्या करना होता है, बैलेंस, संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, अतः रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हुआ उसके उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब ये देख लीजिए, इधर एक तरफ आपके पास क्या है, यहाँ अभिकारक है और एक तरफ क्या है, उत्पाद है। तो अब उत्पाद और अभिकारक की जो संख्या होगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी वह ऊर्जा संरक्षण का नियम फॉलो करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में। ठीक है, अब यहां पे समझ लेते हैं अभिकारक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया पूरा करके किसी चीज का निर्माण करती है वह क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के द्वारा किसी नए चीज का निर्माण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे भोजन का पचना, यह पूछा जाए कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो देखिए यह है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। कैसी है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, अपघटन अभिक्रिया होती है। ठीक, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए दही का बनना, ये भी क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। कैसा होता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या थोड़ा सा अंदर से आ जाता है कि भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया में बता दिया। ठीक है, लेकिन जो अपघटन अभिक्रिया है यह उष्मा शोषित का ही एक रूप है। ठीक है, अपघटन जो अभिक्रिया है प्रवृत्ति इसकी कैसी होती है, उष्मा शोषी की तरह, तो इसीलिए इसको उष्मा शोषी भी कहा जाता है। उष्मा शोषी भी कहा जाता है। ये लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये कौन सी अभिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, दही का बनना ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चनों को बताइएगा। और इसके बाद से हम लोग, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट डे इसको जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब यहाँ पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार दिए हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर होना चाहिए, और कोई भी चीज इतना डीप पढ़ लीजिए कि एग्जाम में कहीं से आए तो जरूर आप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हैं। ठीक है, कितने हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला हमारे पास क्या है, संयोजन या संश्लेषण। ठीक है, संयोजन या संश्लेषण। देखिए इसके और भी नाम है, जैसे इसके और क्या क्या नाम है, जैसे संयोजन को संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है, संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है, योगात्मक भी कहा जाता है, योगशील भी कहा जाता है, संयोग अभिक्रिया भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको
रिएक्शन भी कहते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन के ये सारे नाम हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, संयोजन। ठीक है, संयोजन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद से योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, या योगशील अभिक्रिया, या योगशील अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन या एडिशन भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। वियोजन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, देखिए वियोजन जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है, और ये क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। ठीक है, मतलब यह उत्क्रमणीय होता है और यह अनुत्क्रमणीय, बाकी दोनों अभिक्रियाएं एक ही समान होती हैं। ठीक है, अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और उसके बाद अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, या अवक्षेपण अभिक्रिया, या उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और बढ़िया से डिस्कस करेंगे, और इससे भी देखिए बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने की प्रबल संभावना भी है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग संयोजन और योगात्मक संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। ठीक, या इसको कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, इसको संयोजन भी कहते हैं, इसको एडिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, रिएक्शन। ठीक है, एडिशन। संयोजन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको अगर आप अपने माइंड में की फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं तो आपको हमेशा जो संयोजन अभिक्रिया है वो कभी नहीं भूलेगा, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो कभी गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग थोड़ा जोर दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें विशेष रूप से क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, ठीक, अर्थ। ठीक है, संयोजन का जो अर्थ है, अर्थ। ठीक है, अर्थ जो होता है इसका, हाँ, अर्थ, इसका अर्थ होता है जोड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, जुड़ना, इसका अर्थ क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जुड़ना। अब देखिए यह किस प्रकार से अभिक्रिया को पूर्ण करता है, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ, संयोजन का अर्थ होगा जुड़ना, और जुड़ना मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। आपको समझ, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके
जल का निर्माण कर रहा है, मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आप यहाँ पे परिभाषा इसका देख लीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वियोजन या अपघटन। देखिए वियोजन या अपघटन दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको बता देता हूं कि वियोजन जो होता है यह ऐसा अभिक्रिया है जो कि दो मतलब रिवर्सिबल होता है, मतलब कि इसकी जो क्रियाएं होती हैं, जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उससे पहले वाले पदार्थ को भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, अपघटन अभिक्रिया में जो पदार्थ, जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, चाहे एक पदार्थ वियोजित होकर दो भागों में टूट जाता है, तो फिर वो दोनों पार्ट को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अपघटन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यही समझना है कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होगा टूटना। ठीक है, इसका अर्थ जो हो, ठीक है, ये हाँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग थे और यहाँ पे वियोजन अपघटन पढ़ रहे थे। तो देखिए वियोजन का जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या होगा, अर्थ इसका समझते हैं। अर्थ, ठीक है, अर्थ, वियोजन का अर्थ क्या होगा, टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होगा, टूटना। टूटना, वियोजित होना, खंडित होना, दो भागों में टूट जाना। मतलब कि जब कोई अभिकारक, ठीक है, दो भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वियोजन कहलाएगा। मतलब कि जब अभिकारक वियोजित होकर दो अलग अलग भागों, उत्पाद दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर एग्जांपल के माध्यम से अमोनियम क्लोराइड को ले लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, NH4Cl, यह विभाजित होकर क्या बना देगा, अमोनिया, ठीक है, और प्लस HCl का निर्माण कर देगा। तो देखिए यह अभिकारक एक था और यह अभिकारक उत्पाद दो उत्पादों में विभाजित हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी का की पॉइंट क्या है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा बाहर निकल जाए, ऊष्मा का मुक्त होना, ये ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है, या ऊष्मा का निकलना, ठीक है, ऊष्मा का निकलना, ठीक है, या मुक्त होना, ऊष्मा का मुक्त होना। ठीक है, ये सारी चीजें ऊष्माक्षेपी में विशेष करके आपको बात ध्यान देना है कि क्या होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। विशेष रूप से आपको यही ध्यान देना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, यह ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा को बाहर निकालती है। ठीक है, ये सारा कार्य करती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इसमें ऊष्मा जो निकलती है उसको हम प्लस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ऊष्मा को हमेशा अभिक्रिया में प्लस के साथ दिखाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, इसका धनात्मक के निशान के साथ दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेथेन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ऊष्मा शोषी, ठीक है,
उष्माशोषी क्या होता है, इसका शब्द देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझिए, उष्माशोषी का मतलब क्या था। उष्माशोषी जो होता है, उष्माशोषी में उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, और प्लस इसमें उष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। तो इसकी परिभाषा को हम लोग समझ गए, इसका मतलब लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या होगा कि ये उष्मा का अवशोषण करता है। क्या करता है, उष्मा का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, और इसमें जो उष्मा होती है उसको माइनस के साथ दिखाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया में माइनस के साथ दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो इसमें उष्मा होती है वह किस में दिखाई जाती है, माइनस चिन्ह के साथ दिखाते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऋण चिन्ह के निशान से दर्शाते हैं। ये मैं आपको बता दिया हूं, समझा दिया आपको। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि विस्थापन जो अभिक्रिया होती है, इस विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके और उसके यौगिक या उस तत्व के स्थान पे क्या होते हैं, विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, बात समझिए। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के स्थान पे विस्थापन हटा के उसको उस जगह पे अपना जगह कवर कर लेती हैं। ठीक है, ये होता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसके स्थान पे बैठ जाता है। ठीक है, तो यही कहलाता है क्या। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है, एग्जांपल इतना दिया हुआ, फेरस कॉपर सल्फेट से क्या है का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये फेरस सल्फेट और ये कॉपर सल्फेट प्राप्त हो रहा है। जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। फेरस ऑक्साइड जो होता है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए, और एल्युमिनियम का कराते हैं तो Al2O3 प्लस 2Fe प्राप्त होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा ये विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ध्यान देना है आपको कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, और इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो वो भी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, बोल मत होइए और क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, और इसके ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसको नोट डाउन। अब आगे चलते हैं हम लोग, उपचयन क्या होता है। ठीक है, उपचयन क्या था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का ये या ऑक्सीकरण कहिए, ऑक्सीडेशन का ये या, ठीक है, थोड़ा सा हाँ ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकारक आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे उपचयन क्या होता है। ठीक है, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन। उपचयन का उपचयन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीकरण नाम से, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और तथा हाइड्रोजन की कमी हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे। ठीक है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का निकल जाना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिवर को वायु में जलाने पर कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी। ठीक है, जब पोटेशियम धातु जल से क्रिया कराते हैं तो ये सभी क्या है, अब उपचयन या ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं उपचयन क्या होता है। सेम उपचयन ऑक्सीकारक का उल्टा अपचयन होता है। अपचयन में क्या होगा कि जिसमें ऑक्सीजन का कमी
और हाइड्रोजन की वृद्धि हो अपचयन कहलाता। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन किसी अभिक्रिया, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या दिया है, अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, अभिक्रिया। अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकल जाना, ठीक है, मतलब कमी होना, और हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, ठीक है। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।